अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। How is everybody doing? Good morning. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. अब्दुल्ला, कल आपने मैचेस देखे नहीं देखे, जल्दी से देखिए, लेट नाइट वाला तो मैंने नहीं देखा, इसीलिए सुबह में आके आपसे पूछ रहा था कि उस मैच का क्या बना, क्योंकि वो ज़रा काफ़ी लेट हो जाता है हमारे रूटीन के लिए। लेकिन वी आर गोना टॉक अबाउट द मैचेस लेटर। उससे पहले बहुत सी बातें हैं जो हम करना चाहते हैं, और एक टॉपिक दोबारा से सर्फिस पे आ रहा है, रीसर्फिस हुआ है, और वो है हमारे मुल्क में आपको पता है जिनसी तशद्दुद और रेप और बच्चों के साथ ज़्यादती और बड़ों के साथ ज़्यादती और मुर्दों के साथ ज़्यादती और 2.5 साल के बच्चों के साथ ज़्यादती और बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादती के वाक़यात आए रोज़ हम सुनते रहते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। हमारे यहाँ तो इतनी रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ रिसर्चेस हुई हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। लेकिन हमारा एक टिपिकल माइंड सेट अगर बन जाए और उसमें तब्दीली ना आए तो बड़ा बर्बादी हो सकती है फॉर अ माशरा एज अ होल इस मामले में। You really think we should talk about it right now? क्योंकि we have so much to say, और obviously we would like कि जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हो and then we also have a guest, तो तब हम इस पे ज़्यादा बात कर लेंगे, because honestly कभी कभार ये होता है कि इतनी दुनिया ने एडवांसमेंट हो गई है, रिसर्च इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन रिसर्च अगर ना पढ़ी जाए, उसमें नज़र डाली जाए और 2-4 आपके जो माइंड में चीज़ें होती हैं उन्हीं को रीहैश करके दोबारा रिपीट किया जाए तो फिर अच्छा, आपको पता है कि बहरान की भी होती है। ये सोच का बहरान कब पैदा होता है? ये सोच का बहरान तब पैदा होता है जब इंसान अपने आप को अक्ल कुल जानने लगे, समझने लगे, और उसके बाद अनलर्न और रीलर्न करने की सलाहियत से बिल्कुल महरूम हो जाए। एज इन अपने दिमाग में और अपने इर्द गिर्द जो उसके लोग हैं वो भी उसको ये यकीन दिला दें कि जनाब आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, इसलिए आपको कभी अपनी चीज़ों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये वाला माइंड सेट आ जाता है तो उसके बाद आप पे बेहतरी की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है और आप वक्त के साथ प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते। वेरी वेल सेड। इस पे हम ज़रा मज़ीद भी बात करेंगे, और भी बहुत सी वैसे तो बातें हैं। इस जो टॉपिक एट हैंड है, आपको पता है इट्स ऑल्सो ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, तो लोगों की भी बहुत राय है इसमें, एक्सपर्ट्स की भी बहुत राय है इसमें। So you have clearly picked up the side. बिकॉज कल जब इस्लामाबाद हारा है तो बड़ा ही मुझे, क्योंकि इतने लगातार आपको पता है जीतते चले जा रहे हैं, कोई 4-5 तो बिल्कुल विदाउट ब्रेक जीतते गए थे मैचेस, तो कल की हार मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन हार जीत चलती रहती है। आज एक और मैच है, सो लेट्स सी हाउ दैट गोज, एंड देन देयर आर सो मेनी अदर टीम्स एज वेल। तो जीत तो कोई भी जाए, खुशी तो हमें होगी। अच्छा, बात पुरानी हो गई है, लेकिन हाँ, बात वही है कि कोई भी टीम जीत जाए, कोई भी टीम चैंपियन बन जाए। अब चूंकि लाहौर कलंदर बाहर हो गया है तो अब मुझे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बाकी तमाम टीमों में से कोई भी जीत जाए। पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ तो बना लेना चाहिए। देखिए, 6 टीमें हैं तो 6 तो बनी एक होती है आपके शहर की टीम, और जब वही मुकाबले से बाहर हो जाए एज यूजुअल इन योर केस, इन माय केस, तो फिर कोई भी जीत जाए, अच्छी बात है, हम सबके लिए खुश हो जाएंगे। Well, yeah, but you know, it's just fun. एक तो PSL है, it's a lot of fun. सारे ही मैच देखिए, सारे आपके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं ना, वो सारी टीमों में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। So you end up liking some team or the other. आपको हर टीम ही अच्छी लगना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज आपके अपने फेवरेट प्लेयर्स होते हैं। We will talk about that. लेकिन जिस बात से अब्दुल्ला आपने शुरू किया है, उसी पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। और आप लोगों को समझ तो आई गई है, सख्त कवानीन के बावजूद मुल्क भर में जिनसी ज़्यादती के वाक़यात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, और ऐसे में आला हुकाम की जानिब से जिनसी दरिंदगी को जवाज़ फराहम करना हैरान कुन ही नहीं, अफसोसनाक है। एक्चुअली दैट इज द राइट वर्ड। और देखिए, ये जवाज़ फराहम करना है भी हुमा, ये जवाज़ फराहम करना सर्टनली है, क्योंकि जब आप बार बार और टॉप सतह से, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल से इस बात का प्रचार करेंगे, इस बात पे जोर देंगे कि ये जुर्म तो तुमने किया है, किसी को भी शख्स को मुखातिब करते हुए जिसने ये जुर्म करने का सोचा या जुर्म किया है, ये आप उसके कानों तक ये बात पहुंचाएंगे, ये जुर्म तो तुमने कर लिया है, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हें तो टेम्प्ट किया गया था माशरे की तरफ से, माशरे में बुराई, फहाशी, उरियानी इतनी फैल गई है कि तुम अपने जज्बात अपनी पैंट के अंदर नहीं रख सके और उसके बाद तुमने ये जुर्म कर दिया। जब बार बार आप ये किसी को बताएंगे तो ये विक्टिम ब्लेमिंग और रेप अपॉलॉजी ही है। आई एम सॉरी, अब इतना अरसा है, पहले आपने 2-4 बार कमेंट्स दिए, अब आपने एक और फ्रेश कमेंट दिया है। यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू डू योर ओन रिसर्च।
आप अपनी रिसर्च तो कर लेते। आप जो पॉइंट कर रहे हैं, और बाय द वे उसको बहुत पर्दे से जोड़ा जा रहा है, ये 2 अलहदा डिबेट्स हैं दैट्स, और इस पे भी जोड़ के ये बड़ा कनाइविंग तरीका है अपनी बात मनवाने का। लेकिन आप एक बात आप सुन लें कि आप बार बार एक बात करके, अगर रेप के कोई 10 रीजंस हैं लेट्स सपोज, और शायद जो आप कह रहे हैं वो 8वें में शायद आता हो, तो आप 8 वाले को नंबर 1 बना के बार बार क्यों पीट रहे हैं उसे? और नंबर 1 नहीं, ओनली 1 बना के, ओनली 1 बना के, एज इफ यू हैव नो अदर रीजन, योर थॉट कैन नॉट प्रोसेस कि कोई और वजह भी हो सकती है। प्लीज ऐसा मत करें। आप अपने मुल्क को जानते हैं, अपने माशरे को जानते हैं, आप क्यों ये चीज बार बार डाले जा रहे हैं? और आपको पता है, आप सोशल मीडिया पे भी लोगों की कमेंट्री देख रहे होंगे, विमेन आर फीलिंग स्लाइटेड, कि आप मतलब औरतों ने आपको वोट दिया, आपको इस पोजीशन पे ला के बिठाया, यू ओ देम समथिंग। आई नीड टू कोट यू समथिंग। मैं भी उन जलसों का हिस्सा रही हूँ जो इस्लामाबाद में बड़े बड़े महीनों जलसे चलते रहे थे। रात को 12 बजे 1 बजे बच्चियाँ खवातीन बैठी होती थी ना उधर, फिर लोग सवाल करते थे, नाच रही हैं बच्चियाँ, आप जस्टिफाई करते थे। आपने उस कल्चर को प्रमोट किया और बच्चियों को, आम यूथ को ये लगा यू आर द वन टू फॉलो, एवरीबडी वोटेड फॉर यू। अब आप यू टर्न, और देखिए यूथ को ये लगा कि यहाँ पे हमारा ये जमहूरी हक है, यहाँ पे आवाज उठाना, यहाँ पे इन जलसों में शिरकत करना, और ये जो लोग बात कर रहे हैं कि ये म्यूजिक और ढोल की थाप पे रक्स हो रहे हैं, ये लोग दकियानोसी हैं। और उन लोगों को दकियानोसी जानकर यूथ ने आपको वोट दिया, आपको चुना, आपका साथ दिया, आपकी तहरीक की सबसे अहम आवाज बने। और अब जब आपका बदला हुआ रुख वो देख रहे हैं, आई डोंट नो इट्स एज और whatever or companionship or whatever the changing factors are in your life, तो अब वो बड़े मायूस हैं। और अब वो मायूस हैं इसलिए वो सवाल भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, एक तो मैं कहता हूँ किसी भी जुर्म को, एक इतना बड़ा ये जुर्म है और उसकी इतनी वसी डिबेट है, और अब डिबेट, और उस पे डिबेट किस बात पे हो रही है कि पर्दा होना, जनाब पर्दा होना चाहिए। पर्दे को कौन मना कर रहा है? मना कर रहे, लेकिन आप कौन मना कर रहा है? जोड़ रहे हैं और कनोट कर रहे हैं। लेकिन आप रेप को पर्दे से ना जोड़िए, आप जिनसी जराइम को पर्दे से ना जोड़िए। देखिए जिनसी जराइम किसी भी माशरे में हो, सबसे आसान तरीका है कि औरत के लिबास को मोरद इल्जाम ठहरा दें, फिर उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हमारे यहाँ तो कोई भी मजहबी बहस होती है, पहली बात और आखिरी बात औरत का लिबास होती है। कोई औरत आपको मजहबी बात भी बता रही हो ना, तो आप उसे पलट के कहते हैं तुम क्या मुझे बात बताओगी, तुमने तो पर्दा नहीं किया बा। अच्छा एनीवे, अगर हम चाहें तो हम बहुत लंबी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जस्ट इन अ नटशेल, ऑब्वियसली देन वी आल्सो हैव आवर गेस्ट। तो इन अ नटशेल ये कहना है कि ये इंसान जो इस वक्त ये बातें कर रहा है, और वो इंसान जो कुछ साल पहले वहाँ जलसे में होता था, और कभी एक दफ़ा खवातीन का जो इंक्लोजर होता था उसमें ये नहीं कहा गया कि जी 12 बज गए तुम लोग घर चले जाओ। यू लेड everybody on, so you cannot change your stance now. We need better judgments from you, we need better debates from you, we need better arguments from you. तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अवाम जो है वो थोड़े से हर्ट हैं कि आप कैसे कर सकते हैं बात कर। एनीवे, अच्छा और एक और चीज़, सॉरी आई जस्ट कैन नॉट स्टॉप, मुझे एक और बात याद आई। आपने बार बार जिक्र करते ना हमारे डिस्कोज हैं ना हमारे नाइट क्लब्स, हमारे डिस्कोज और नाइट क्लब्स कभी भी नहीं थे। वी आर नॉट एक्सपोज टू दैट। हैविंग सेड दैट, कौन से कपड़े आपको बुरे लग रहे हैं? मतलब पाकिस्तान इज सच अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी कि मुझे एक्सट्रीमिटी वो नजर नहीं आ रही जो आपको आ रही है। सो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज खान साहब कि आपने क्या देख लिया? अच्छा, उसके बाद वो शायद बॉलीवुड और हॉलीवुड, वो बेसिकली उन्होंने उसके बाद जो 9 मिनट तवील क्लिप जारी किया, वो भी किसी महान इंसान का आइडिया था। उसमें हॉलीवुड से चीज़ें ट्रांसेंड होकर बॉलीवुड में आती हैं और फिर बॉलीवुड से हम तक आती हैं। तो हम क्या करें फिर? अब दुनिया आपको पता है ग्लोबल एक विलेज बन चुकी है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द माशरे में आप सुबह से शाम तक या 24 घंटे भी आप सड़कों पे आप पॉश तरीन और पसमानदा तरीन इलाकों में घूम लें, मुझे बताइए आपको एक भी खातून नजर आ जाए जिसने वल्गर कपड़े पहने हुए हो? मुझे तो कभी नहीं नजर आई। तो ये सवाल उठता है। दूसरी बात, हमारे ही पाकिस्तानी है ना, हजारों लाखों की तादाद में बाकी दुनिया में रहते हैं कि नहीं रहते? वो ही माशाल्लाह मजहबी हैं, हम अपना कल्चर भी उसको मेंटेन करते हैं, बाहर के मुल्कों में बड़ी अच्छी तरह सिमुलेट भी होते हैं, वहाँ सेटिंग होती है हमारी, हम वहाँ जाके जॉब्स करते हैं, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ तो हमें कोई मसले नहीं है। मतलब वो दुनिया ही नहीं है जो बकौल आपके वो हमारे टाइप की है। वहाँ नाइट क्लब्स और ये सब कुछ डिस्को शिस्को चल रहा होता है, वहाँ लोग कपड़े पहनते हैं नहीं पहनते वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम लोग ने अपने आप को संभाला हुआ है। मेरी बात सुने, नाइट क्लब्स और डिस्कोस जो है ये मुझे बताइए क्या डिस्को
मेरे वैसे मुझे जितना पता था कि ये क्या होते हैं, ये फहाशी के अड्डे होते हैं या फिर यहाँ पे म्यूजिक एंजॉय करते हैं लोग जाते हैं, और फहाशी के अड्डे तो माशाल्लाह हमारे यहाँ भी रेड लाइट एरियाज हर शहर में है। खान साहब प्लीज रीविजिट। अगर किसी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन ही निकालनी है और वो रोबोट नहीं है तो यहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, इससे पुराना भी एक क्लिप है जो अब हम शेयर करना चाहते हैं, जो टेलीफोन कॉल पे हुई थी ना बात, वो भी आपसे जरा देख लेते हैं, दिखाना चाहते हैं आपको। ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। अब माशरे के अंदर लोगों को, यानी हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फाशी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। एक चीज़ और, उसके बाद वी विल गो फॉरवर्ड। द मैन इन माई लाइफ, माई ब्रदर, माई फादर, माई फ्रेंड्स, माई कजन्स, माई कॉलीग्स, ये मेरे साथ भी एक बैठा हुआ है, हज़ारों की तादाद में हमारे भी लोग हैं, दे आर ऑफेंडेड। वो आपके इन कमेंट्स से ऑफेंड हो रहे हैं कि आपने कैसे समझ लिया कि हमें कोई चलती फिरती चीज़ नज़र आएगी और हम अपने आपे से बाहर हो जाएंगे। हु आर यू टॉकिंग अबाउट? लाखों करोड़ों आदमी हमारे ही मुल्क में बहुत अच्छे लोग हैं और इस किस्म की बातों पे वो नहीं, दे नो हाउ टू होल्ड देयर ओन। ऐसी कोई बात नहीं है कि रोबोट्स नहीं है, आदमी रिएक्ट करेगा। क्यों रिएक्ट करेगा? मैं तो कहती हूँ कल ज्यादातर डिबेट्स जो मैंने सुनी है वो आदमियों की तरफ से है कि भाई क्यों हमें आपने अच्छा, ये कह दूसरी दिया। बात ये है कि ये क्या समझते हैं आप हमें? आप पर्दे के कॉन्सेप्ट को कोई निगेट नहीं कर रहा। हम बार बार ये क्लैरिफाई कर दें कि यहाँ आप बाद में ट्वीट्स आना शुरू हो जाते हैं, जनाब आप ओरियानी को प्रमोट कर रहे हैं। कहाँ हमारी गुफ्तगू में कहाँ आपको लग रहा है हम ओरियानी को प्रमोट कर रहे हैं? और हम ये भी कह रहे हैं कि आपने जो बात की, मे बी ये रेप की सारी वजूहात में कहीं 50वें नंबर पर ये वजह भी आती होगी, लेकिन इससे पहले 49 वजूहात और भी हैं, उस पे गौर करें। तालीम का फुकदान हो सकता है, तरबियत का फुकदान हो सकता है, कोई क्रिमिनल माइंडसेट हो सकता है, और वैसे भी रिसर्चेस बहुत सी बातें बताती हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जिनसी ज्यादती के वाकयात अचानक पेश नहीं आते हैं, बहुत सी तहकीकात ये बता रही हैं। कुछ हमने रिसर्च निकाल के रखी है। भारत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साल 2018 की ये तहकीक है। इसके मुताबिक 93% रेप केसेस में ज्यादती का शिकार बनने वालों के वाकिफ कार ही मुलव्विस पाए गए हैं। अब रियासत की 93%, और ये ज्यादातर जो है ये प्लान्ड क्राइम होता है। और ज्यादातर जब क्राइम करने वालों से, मुजरिमों से इंटरव्यू किया जाता है तो वो ये नहीं कहते कि जनाब हम अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे थे इसलिए हमने सोचा कि एक मुर्दा लड़की जिसका जनाजा अभी पढ़ाया गया उसका जाके रेप कर दें। या तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर ये अपने आप को पावर की अर्ज की वजह से ये बच्चों को, माइनस को, खवातीन को तशद्दुद और रेप का निशाना बनाते हैं। लड़कों टू फील पावरफुल, स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ते। लड़के ज्यादा वल्नरेबल हैं, छोटे लड़के हमारे मुल्क में। उधर भी सोच लें, एक बात पे बात आपने टिका दी और सारी डिबेट के पे पानी आपने फिरा दिया है। खैर एनीवे जी, हमारी गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी बात कर लेते हैं। और तहरीक इंसाफ मेंबर कौमी असेंबली आलिया हमजा मलिक हमारे साथ है। आलिया, सबसे पहले तो आलिया साहब आपसे पूछेंगे कि वज़ीर आज़म ने जिनसी जराइम से मुतालिक जो कुछ कहा, बल्कि बार बार कह चुके हैं, तो आप बतौर खातून इससे मुत्तफ़िक हैं, इत्तफ़ाक़ करती हैं कि बिल्कुल जो भी वज़ीर आज़म कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और इस जुर्म की वजह ख़वातीन के कपड़े ही हैं? सबसे पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूँगी कि खान साहब ने ना आज और ना पहले कभी ये कहा है कि पाकिस्तान में रेप केसेस की एक वजह ख़वातीन के कपड़े हैं। जब गुफ्तगू पहले भी हुई थी तब भी उन्होंने दो माशरों का तकाबली जायज़ा पेश किया था, मगरिब और मशरिक़ की मिसाल दी थी और मवाजना किया था। सबसे पहले तो मैं मीडिया से और अवाम से और जो खूनी लिबरल्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बयान के बाद मैदान में आए हैं उनसे ये कहूँगी कि पहले उस बयान को अच्छी तरह से सुने। एंकर पर्सन ने उनसे पूछा, यू वर एक्यूज्ड ऑफ अ रेप विक्टिम ब्लेमिंग, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनको जवाब दिया,
इट्स सच अ नॉनसेंस। और फिर उन्होंने दो डिफरेंट सोसाइटीज़ का कंपैरिजन रखा और उन्होंने बताया कि मशरिक में क्या होता है और मगरिब में क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से जब एंकर ने उनसे कोरोना पे अमवात का पूछा तो उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान का एक जायजा पेश किया। गुफ्तगू रेप केसेस से मुताल्लिक थी, लेकिन उन्होंने मगरिब और मशरिक का कंपैरिजन करके बताया कि क्या फर्क है दो माशरों में। आलिया साहिबा, आपका ओपिनियन पूछा था। ऑफ कोर्स वी हैव वॉच्ड द इंटरव्यू, वो सब कुछ तो पता है कि किसने क्या कहा। ब्लैक एंड व्हाइट ही सेड कि जब माशरे में टेम्पटेशन बढ़ती है उसकी वजह से इंसान अगर हों तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते और रोबोट्स हों तो जाहिर है उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होंगी। और हमारी यहाँ ज़रा ज़्यादा पता नहीं कौन सी नस्ल के आदमी हैं इर्द गिर्द और मर्द हैं कि जब एंकर ने बाद में जो तवील है ना क्लिप उसमें भी पूछा कि जनाब हमें तो फिल्में देख के कुछ महसूस नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि ये माशरों का फ़र्क है। अब इस पे हम किस माशरे में रहते हैं इस पे तो मैं ये सोचना शुरू हो गया हूँ कि पता नहीं हमारे में और जानवरों और हैवानों में क्या फ़र्क है कि हम रोबोट्स नहीं हो तो हम रोबोट्स हों तो ख़वातीन महफूज हैं, हम इंसान हैं तो पता नहीं हम हैवान हैं। इट मेक्स अस फील कि हमें क्या हो गया, हम किधर पहुंच गए। दुनिया तो हमें ठीक ही समझती थी, लेकिन अब लग रहा है कि जैसे यहाँ तो सारे जानवर रहते हैं जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये आपसे प्लीज़ आलिया साहिबा हम जानना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म की ये बात मान ली जाए तो फिर हुकूमत ये भी बता दे कि एंटी रेप कवानीन की क्या ज़रूरत बचती है, क्योंकि आप लोग उस पर काम कर रहे हैं जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ज़्यादती का मुजरिम जब ख़वातीन का लिबास ही ठहरा और बेपर्दगी ही ठहरी तो ज़्यादती करने वाले का तो सर्टनली कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो रोबोट तो है नहीं, वो तो इंसान है, इसलिए वो टेम्प्ट हो गया। मैं एक बात बता दूं, एक चीज़ है सोसाइटी का इशू, दूसरी चीज़ है रियासत की जिम्मेदारी। जब हम इन दोनों चीज़ों पर कमेंट करते हैं ना और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे खूनी लिबरल्स हैं वो दो इश्यूज़ को मिक्स कर रहे हैं। हमारी हुकूमत की ये वाहिद हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने रियासत की जिम्मेदारी पूरी करते हुए ज़्यादती करने वालों के लिए इंतहाई सख्त कानून साजी यानी या मौत या केमिकल अज्जा की सज़ा रखी। जब रियासत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, हमारा काम है हम सख्त सजाएं दें, हमारा काम है हम बेहतरीन कानून साजी करें, अपने बच्चों और औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, तो हम बिल्कुल वो काम कर रहे हैं। हम कहीं पर भी अपनी जिम्मेदारी से, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कैटेगोरिकली वो जिस तरह से ख़वातीन के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले ऐसी कोई चीज़ हुई थी। जो दूसरी बात की जाती है वो एज ए सोसाइटी हम लोगों को एजुकेट करने की ये बात कर रहे हैं, और जिस तरह से ये बात की जाए इस्लाम की तालीमात ही यही हैं। लेकिन मैं अगर इस चीज़ को करूं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हमने प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू का एक हिस्सा लिया, हमने उस इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, हमने उसको इग्नोर कर दिया। ओके आलिया साहिबा, आप ये बताएं कि वज़ीर आज़म के मुताबिक अगर फार्मूला यही है कि माशरे से फहाशी ख़त्म करने हैं तो ख़वातीन के लिबास को ठीक करवाना है, तो इसके लिए हुकूमत ने आज तक क्या किया ये हम आपसे चले पूछ लेते हैं। ऐसा कोई कानून आपकी नज़र से गुजरा है जो सबके कपड़े ठीक करवा दे? मे भी आ जाए। मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने आज तक कैटेगोरिकली ना ऐसा कहा है और ना कल के इंटरव्यू के बाद ऐसी कोई चीज़ उनसे मंसूब की जाए। बेसिकली हमें अपनी रिपोर्टिंग में भी थोड़ा सा चीज़ों को देखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब दो माशरों का कंपैरिजन दे रहे थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये ज़रूर बता रहे थे और वो जो जिक्र कर रहे थे वो यही जिक्र कर रहे थे कि ये सोसाइटीज़ के इश्यूज़ हैं और वो जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे। और अगर मैं ये सिर्फ ये कहूं कि उनकी बात हम तो सिर्फ ये कहते हैं ना कि जब प्राइम मिनिस्टर बेसिकली ना बुग़्ज़े इमरान में जब वो बात करते हैं, फहाशी की बात करते हैं तो औरत मार्च वालों को बुरा लगता है, जब वो कपड़ों की बात करते हैं तब भी औरत मार्च वालों को बुरा लगता है, लेकिन वही औरतें बड़े फख्र से हमारी खातूने अव्वल के ऊपर कमेंट करती हैं। तो देखें, दो चीज़ें नहीं हो सकती। हम बार बार कह रहे हैं एज ए रियासत हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के
तहफ़्फ़ुज़ की, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें। आज जब मदरसे में एक ऐसा वाक़या हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पहले वज़ीर आज़म है जो वहाँ भी रिफॉर्म्स लाने की सोच रहे हैं। जब मोटरवे का हादसा आया था तो हम लोग पहले लोग थे जो हम लोग इस चीज़ के लिए खड़े हुए थे और हमने सिर्फ ये कहा था कि अब इस पर सख्त कवानीन और उन पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है, और हम आज भी इस बात पर कायमो दायम है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी अपनी इसी बात पर कायमो दायम हैं। चलें, आपका ये मौक़िफ़ है कि इसको गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। अब लास्टली आलिया साहब, आप ये बता दें कि वज़ीर आज़म ने जो बात कही है वैसे तो बड़ी सादा सी है, उनके जहन में एक नज़रिया है जिस पे वो कायम है। पहले भी उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि पर्दे का कॉन्सेप्ट इसलिए कि माशरे में टेम्पटेशन ना हो, और अब जो एग्जैक्टली कोट एंड कोट उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, व्हेन वुमेन वेयर वेरी फ्यू क्लोथ्स इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द मेन अनलेस एंड अनटिल दे आर रोबोट्स। ये वेरी फ्यू क्लोथ्स क्या? अब इसको किस तरह और इंटरप्रेट करना है? तो क्या जरूरी नहीं है कि अपनी पार्टी के लोगों के बजाय वो खुद आकर वजाहत करते हैं कि उनका ऐसी बातें करने का मकसद क्या है? क्योंकि वजाहतें जो है ना, आई एम सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो और कंफ्यूजन मचा रही हैं। बेसिकली जब ये कहा जाता है ना, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब किस बात की वजाहत करें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के एक इंटरव्यू का एक पोर्शन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया पेश करे और कहा जा रहा है कि वो इस पर वजाहत भी पेश करें। मतलब मुझे तो हैरान कुन बात है, जब खवातीन के हकूक की पामाली की बात होती है तो ये मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि आज जो खूनी लिबरल्स प्राइम मिनिस्टर के पीछे पड़े, सबसे ज़्यादा पामाली तो ये करते हैं। यही लोग खवातीन को किरदार कशी का सिर्फ अपनी एक सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स के लिए करते हैं। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से ज्यादा ना बच्चों के ना खवातीन के हकूक का कल किसी को एहसास था, ना आइंदा किसी को एहसास होगा। उन्होंने जो बात की हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात उनके जो इंटरव्यू का हिस्सा था, मेरे ख्याल में ये एक सिलेक्टिव पोर्शन लेकर जिसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और जिसको वो खुद कह रहे हैं कि इट वाज एब्सोल्युटली अ नॉनसेंस जो आप मेरे साथ एसोसिएट करें। आज पाकिस्तान ये कह सकता है कि हम एक खुददार वजीर आजम, एक दलेर वजीर आजम, एक नडर वजीर आजम जो इसराइल और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। हमें उस पर फख्र महसूस करना चाहिए। हम इन पैटी इश्यूज पर आज यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं और मुझे ये अफसोस हो रहा है कि इतना रिस्पॉन्सिबल मीडिया किस तरह से एक रियल इशू से अवाम की तवज्जो दूसरी तरफ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आलिया हमजा मलिक साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया इस बात को सयाको सबाक से समझने के लिए, के साथ समझने के लिए। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से 9 मिनट और तकरीबन 12 सेकंड का एक क्लिप जारी किया गया है, सोशल मीडिया पे आप वो देख सकते हैं। और बसत एहतराम हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, वी डिडंट वांट टू एंगेज इन अ डिबेट विद यू बिकॉज ऑब्वियसली वो फिर मामला किसी और तरफ निकल जाता, लेकिन ये पेटी इशू नहीं है। पहली बात यह कि ये पेटी इशू नहीं है। यहाँ पे हम रेप की बात कर रहे हैं, जिनसी जराइम की बात कर रहे हैं, ये पेटी इशू नहीं है। और 2 दफ़ा आपने अपनी गुफ्तगू में टर्म यूज़ की खूनी लिबरल्स। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके ब्लडी लिबरल्स कह रहे हैं, खूनी लिबरल्स कह रही हैं एक तबके को जो अपेरेंटली जिसको आपने लीड ऑन किया, जो आपका वोटर सपोर्टर है। तो ये क्या माइंड सेट है, ये क्या थॉट प्रोसेस है जिसमें इसमें आपने यू गॉट इट। तो और बात आलिया साहिबा से अभी हम बात कर रहे थे, अमूमन लीडरान का काम ये होता है और उनकी ड्यूटी ये होती है कि वो सोसाइटी से डिविजन्स को, तफरके को ख़त्म करते हैं और सबको एक पेज पर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब लीडरान की तरफ से लेबल दिए जाएंगे मुख्तलिफ तबकात को, मुख्तलिफ लोगों के गुरोहों को, मुख्तलिफ ग्रुप्स को जिनकी एक अपनी ओपिनियन है, जो कि सब पाकिस्तानी है, जो सब मुहिब्बे वतन है और इनमें से कितने ही खान साहब के वोटर और सपोर्टर हैं, तो ये डिविजन्स बढ़ती हैं। जब आलिया साहिबा खूनी लिबरल्स कह रही हैं, जो कि वो ब्लडी लिबरल्स कहना चाह रही हैं, मैं यहाँ कैटेगोरिकली ये कहूँगा, तो इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा। इससे हमारी नफरतें, तफरके और डिविजन्स बढ़ रही हैं। एक और आलिया साहिबा, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, लेकिन उन्होंने एक और कहा कि किसी बात के कॉन्टेक्स्ट पे कहती हैं ये औरत मार्च वाले। मतलब हम सारे औरत मार्च वाले हैं, ये औरत मार्च वाला है, मैं औरत मार्च वाली हूँ। हम वहाँ हो क्या रहा था? वाई आर यू सडनली डिस्टेंसिंग yourself from the very people who voted for you? Can I give you my own example? I am a PTI voter. मैं कितनी बार इस बात को एडमिट कर चुकी हूँ। I am a disgruntled
PTI वोटर, ये जो सारे औरत मार्च ये आपने कैटेगराइज कर दिया, वी वर ऑल देयर इन योर धरनास, हम तो आपके धरनों में होते थे, उस वक्त तो हमें बड़ा इनकरेज किया जा रहा होता था। व्हाई हैव यू जस्ट turned yourself away from us? अब आपको क्यों नहीं सूट कर रहा? उस वक्त आपको स्ट्रॉन्ग बोलने वाली बच्चियां, खवातीन जो कि एक चेंज लाएं, तब्दीली लाएं, उनकी जरूरत थी। और आप आपने जलसों की कैंपेन में आप ये कहते थे कि जो खवातीन है ना घरों की, वो तो मुझे ही वोट करेंगी क्योंकि उनका वोट तो मैंने जीत लिया है, बस उनको अपने शौहरों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को कन्विंस करना है। आपकी वो वाली सोच कहाँ गई? और ये जो आज आपने टर्म दे दी है औरत मार्च वालियां या औरत मार्च वाले, जो कि जाहिर है कि आप तज़हीक के जुमरे में कह रही हैं, जब आप खूनी लिबरल्स कहती हो तब तज़हीक करने के लिए कह रही हैं। इनमें से कितनी औरत मार्च वालियां आपके धरनों में, आपके जलसों में मौजूद होती थीं? ये कितनी औरत मार्च वालियां आपकी वोटर, आपकी सपोर्टर थीं? आज आप एक इतने बड़े सेक्शन को, जो कि यूथ है, जो नौजवान हैं, जो आपको सपोर्ट करते आए हैं अपनी तहरीक में, उनको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं जैसे वो कोई फिल्थ है, जैसे वो कौन है ये लोग? We have to use the right choice of words here as well. आप सपोर्ट करते आए नहीं है, आप हैं उनकी सपोर्ट से। Yes. Let's not forget that. ये सारी ये विजन जो है, ये एक तरीकेकार जो है, ये रास्ता, डायरेक्शन जो है, ये आपने हमें दिखाई है। We had faith in you. So we said yes, this is the person. क्योंकि ऐसे तो पहले हमने कभी देखा नहीं है। Finally somebody understands us. And now after a couple of years, what's happening? U-turn, वापस सारा। आलिया हमजा मलिक, आपकी वैसे जॉब बहुत मुश्किल है बिकॉज आपको जस्टिफाई करना था एज अ वुमन बैठ के, लेकिन आई गेस यू आर कन्विंस्ड। एक और बात, शख्सियत परस्ती की ये इंतहा होती है कि आपका लीडर जो भी कहे, चाहे वो गलत बात भी करे, वो ठीक होगी, और दूसरे से इतनी नफरत के मुखालिफ लीडर जो भी कहे वो गलत कह रहा है। थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया करें। तो लिहाजा प्लीज बॉटम लाइन ये है कि थिंक करोड़ रिसर्चेस हो चुकी हैं इसी एक रेप के टॉपिक पे, प्लीज पढ़ लें। एंड दिस इज नॉट अ पेटी इशू। आगे चल रहे हैं और अभी हम PSL की बात करें। वी आर टोटली गोइंग टू स्विच पेस हेयर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस बात से हमारा भी दिन खराब हो, लेकिन एक्चुअली शामें तो खराब हमारी हो ही गई है, क्योंकि हम ये कल से सुन रहे थे। 21 जून को खेले गए पहले क्वालिफायर मैच में मुल्तान सुल्तान से इस्लामाबाद को 31 रन से शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। लेकिन इस्लामाबाद के फैंस दिल छोटा ना करें, एक्चुअली ये मैं अपने लिए कह रही हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम को एक और चांस मिलेगा और कल खेले गए पहले एलिमिनेटर मैच में कराची और पेशावर मद्दे मुकाबिल थे। कराची किंग्स ये मैच 5 विकेटों से हार गई और टूर्नामेंट से आउट हो गई, और जीतने वाली टीम पेशावर का मुकाबला आज दूसरे एलिमिनेटर मैच में इस्लामाबाद से होगा। और इस मैच के फातेह यानी इस्लामाबाद या फिर पेशावर का मुकाबला फाइनल में होगा मुल्तान सुल्तान से। मुल्तान सुल्तान इज थ्रू टू द फाइनल्स। फाइनल जुमेरात को खेला जाएगा। वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बैक टू बैक 2 आलिया हो गई हैं, लेकिन इससे पहले हम आलिया हमजा मलिक साहिबा की बात कर रहे थे। कहीं आप आलिया रशीद साहिबा ये ना सोच लीजिएगा कि हम आपकी बात कर रहे थे, आपसे हम PSL पे बात करेंगे। तो बताइए कल के मैचेस पे थोड़ा रोशनी डाल दीजिए, और आगे किस टीम के चांसेस आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद? थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देनी चाहिए कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने जिस तरह से इतनी अच्छी ब्रॉडकास्टिंग और इतने अच्छे मैचेस कराए, हाई ऑक्टेन मैचेस थे रात को। अब्दुल्ला, आप लोगों ने भी देखे होंगे, मजा आ गया। अच्छा, आप इतनी लेट मैच देखा आपने और सुबह सुबह आप उठ गई हैं, तो इसके लिए आपका स्पेशल शुक्रिया हमारे लिए। नहीं, शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरी बात ये है कि T20 में अहम चीज ये होती है ना कि आप अपनी बाउंड्रीज को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो कल जो हमने मैच देखा, जिसकी वजह से मैं इसको हाई ऑक्टेन कह रही हूँ, और सोहेब मकसूद ने जिस तरह डील किया छक्कों और चौकों में, और इसके बावजूद के रिजवान जो कप्तान थे और बहुत अच्छी फॉर्म में, वो 0 पे आउट हो गए, तो एक बहुत बड़ा झटका लगा टीम को। और वहां से कोई भी टीम अगर प्रेशर लेती तो वो फारिग हो सकती थी, क्योंकि इनका जो मिडिल ओवर्स में इनके बैट्समैन है वो भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थे। मगर कमाल इनिंग्स खेली है से मकसूद ने, मुझे लगता है कि रीबर्थ हुई है उनकी एज ए प्लेयर, और आई होप कि आगे नेशनल टीम में भी उनका चांस बने। उनके साथ चार्ज बहुत अच्छा खेले। तो असल बात ये है कि जो टीम का कॉम्बिनेशन है मुल्तान सुल्तान का, ये वो टीम है जो 2 पॉइंट्स के साथ आई थी बाय द वे कराची से, आपको जहन में रखना चाहिए। और यहाँ पे UAE में आके जिस तरह से ये
इन्होंने तरक्की की है, जिस तरह से मैचेस जीते हैं और एक मुकम्मल टीम वर्क जो है वो हमें नजर आया है, उसकी वजह इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ ने भी इनका बहुत भरपूर साथ दिया। कल तो सोहेल तनवीर ने अपने तजुर्बे से बताया, वो मैन ऑफ द मैच भी रहे, कि अगर सोहेल मकसूद ने एक तरफ अपना हक अदा किया तो दूसरी तरफ बॉलिंग में सोहेल तनवीर ने अच्छा, आलिया खुशदिल शाह की इनिंग्स पे भी जरा तबसरा कीजिए, काफी बात हो रही है उनकी इनिंग्स पे। जी, इसलिए कि खुशदिल शाह जो हैं वो उन्होंने वैसे तो नेशनल T20 में सेंचुरी स्कोर की थी 32 गेंदों पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए चांसेस मिलने के बावजूद। लेकिन कल ये अच्छी बात हुई कि जो पावर हिटर्स थे, 3 खास तौर पे यही 3 शोएब और 4 और उसके बाद खुशदिल शाह, तो वो उम्मीद थी कि ये अच्छा खेलेंगे, लेकिन प्रेशर का बहुत डर था क्योंकि आपको पता है क्वालिफाइड था। लेकिन जिस तरह खुशदिल शाह ने वो इनिंग्स बनाई, खेली, फिनिश किया, वो कमाल था और इसी वजह से ये टीम इतनी तेजी से आगे जा रही है कि अपने सारे मैचेस जीतती जा रही है। अब देखें कि फाइनल में उनका मुकाबला किससे होता है। दूसरी टीम ने इस्लामाबाद ने मुझे लगता है कि काफी गलतियां भी की हैं, क्योंकि उनका पहले एक तो मनरो आते ही आउट हो गए, उसके अलावा उनकी बॉलिंग में भी प्रॉब्लम आई, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, कंटेन नहीं कर सके, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह मैनेज करना है। और यही हाल हमने रात को देखा कि जब ज़ल्मी के ज़ज़ई खेल रहे थे अफगानिस्तान के बैट्समैन, तो बिल्कुल कराची किंग्स को समझ नहीं आ रही थी, उनका कोई बॉलर नहीं चला, उनकी बॉलिंग वीक तो थी आमिर को निकाल के, मगर जिस तरह से जो पिटाई उन्होंने की है, जो 77 रन बनाए हैं उन्होंने 38 बॉलों पे, अमेजिंग। वो यानी एक सिंगल हैंडेडली एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। ये 2 प्लेयर्स दोनों अपनी टीमों को जितवा के ले गए हैं जिस तरह के पेशावर ने खेला। अच्छा आलिया, इंस्टिंक्ट आपकी क्या कह रही है कि फाइनल किसके बीच में है? वी आर पुटिंग यू ऑन द स्पॉट हियर, लेकिन अब तो टीमें ही 3 रह गई हैं, तो बताएं क्या लग रहा है आपको? समहाउ मुझे लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद फाइनल खेलेंगे। तो आज जो मैच होगा वो इस्लामाबाद के जो कहीं इसमें आप इस्लामाबाद में रहती हैं, इसका फैक्टर तो नहीं आ रहा, और हुमा इस्लामाबाद से हैं, इसका भी फैक्टर तो नहीं। अगर ये भी फैक्टर है आपका तो आई एम ओके, आई एम विद यू देयर। नहीं, बिल्कुल ये फैक्टर अपनी जगह होता है, क्योंकि इसी वजह से आपको पता है रीजनल टीमों को आप सपोर्ट करते हैं अपने अपने शहरों की, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हजरतुल्लाह ज़ज़ई जो खेले हैं रात को, पेशावर ज़ल्मी क्या दोबारा वो रिपीट कर सकेगा? अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कोई पाकिस्तानी प्लेयर, मैं मुसलसल ये अपने प्रोग्रामों में भी कहती आ रही हूँ, वो आपको लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करवा रहा। आप तकलीफदेह बात यह है और इस पर हमें काम करना चाहिए कि हमारा चाहे कामरान अकमल हो, इमामुल हक हो, शोएब मलिक हो, कोई भी प्लेयर जो पाकिस्तानी है वो अपनी टीमों को उस तरह नहीं जितवा रहे, सवाए एक्सेप्शनल जैसे शोएब मकसूद कल खेले। तो इस पे जरूर काम होना चाहिए। क्या हजरतुल्लाह ये रिपीट कर सकेंगे आज के मैच में दोबारा? क्या उसी तरह वहाब रियाज अच्छी बॉलिंग कर सकेंगे? क्या इस्लामाबाद जाने देगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मनरो अगर एक इनिंग्स आउट हो गए तो दूसरे इनिंग्स में नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीजें, और प्लस बॉलिंग भी उनकी इस्लामाबाद में जो 2 नौजवान हैं आकिफ और मोहम्मद वसीम, वो उनको थोड़ा सा अच्छा इस्तेमाल करना होगा, और शादाब को ऊपर खुद बैटिंग करने नहीं आना होगा 4 नंबर पे। वो अपने आप को बहुत अजीम बैट्समैन समझते हैं और बेड़ा गर्क किया है। वैसे भी आलिया, क्या उन्होंने अपना लाइनअप में नंबर चेंज कर लिया था? क्योंकि हमें भी लग रहा था कि जरा अर्ली ऑन आ गए हैं शादाब। जी बिल्कुल, उनका 4 नंबर है ही नहीं, वो 6वें 7वें नंबर के बैट्समैन है बेसिकली वो, और वो 4 नंबर पे आके उसके बाद फिर बीच में जो हुसैन तलत ने इनिंग्स खेली है वो तो कमाल है कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए जितना उन्होंने खराब खेला है अपनी टीम के लिए। बिल्कुल कहीं उनकी कोई इंटेंट नजर नहीं आ रही थी। आई एम सॉरी, मैं बहुत हार्श हो जाती हूँ, लेकिन सीधी सीधी बात ही कर सकती हूँ मैं कि जो नजर आ रहा है आप उसी पे बात करेंगे। तो ये जब चीजें बैठ के, उनका थिंक टैंक बड़ा स्ट्रॉन्ग है पीछे इस्लामाबाद का, ये देखेंगे, नोट करेंगे तो यकीनन आज आएंगे वो जिस जज्बे और जिस तैयारी के साथ, तो वो मेरा ख्याल है एक डिफरेंस डालेगा। चलें जी, वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू आलिया, और आपसे फिर हम अगले मैचेस के रिजल्ट पे भी बात करते रहेंगे, आपको ज़हमत देते रहेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। सो टुडे द मैच इज बिटवीन यूनाइटेड एंड ज़ल्मी, और दोनों टीमों के फैंस आर रूटिंग फॉर देम कि भाई उनकी टीम जीते। आप बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, पेशावर ज़ल्मी या इस्लामाबाद यूनाइटेड? @Jio पाकिस्तान टीवी पे ट्वीट करके मुझे आपको बता सकिए। आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक आपको बताएं कि मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल मामूल के मुताबिक बहाल हो गया है, और इतवार की छुट्टी के बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स खुल गए हैं। चीन से खरीदी गई साइनोवैक वैक्सीन जो है उसकी 15 लाख से ज़ायद खुराकें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं गुज़िश्ता हफ्ते।
आपको याद दिलाएं, वैक्सीन की किल्लत के सबब मुल्क के बेशतर वैक्सीन सेंटर से आवाम को मायूस लौटना पड़ा और आवाम से एक बार फिर वैक्सीन सेंटर्स आने और वैक्सीन लगवाने की दरख्वास्त की जा रही है। और हम भी यही कहेंगे कि येस देयर वाज अ बिट ऑफ ए गैप। बहुत ही अफसोस हुआ कि बड़ी आवाम को तकलीफ भी हुई, वहाँ गए, धूपों में खड़े रहे, लेकिन आगे वैक्सीन नहीं थी। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ अब वापस जाएं बिकॉज वैक्सीन आ गई है। सिंध में ज़िलाई सतह पर फाइजर वैक्सीन की तकसीम भी शुरू कर दी गई है। बाज़ इलाकों में एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की अदम दस्तियाबी के सबब बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को अब भी मुश्किल का सामना है। हामला ख़वातीन के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल के हवाले से भी आवाम में कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। वाज़ेह रहनुमाई के लिए फौरी गाइडलाइंस जारी होना इंतहाई ज़रूरी है और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हमें बहुत से लोगों ने लिखा कि जनाब प्रेग्नेंट लेडीज़ क्या करें, वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, क्या रिस्क हो सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर अस्मा नसीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, ये बड़ी अच्छी खबर है कि आगाही पैदा हुई है, आवाम आजकल कोरोना वैक्सीन लगवाने में संजीदा नज़र आते हैं, लेकिन एक सवाल जो बार बार आ रहा है वो ये है कि प्रेग्नेंट वेमेन, हामला ख़वातीन क्या वैक्सीन लगवा सकती हैं? जी बिल्कुल, हामला ख़वातीन को ज़रूर कोविड की वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि पिछले एक साल से जब से ये कोरोना आया है हम मुख्तलिफ पेपर्स आए हैं, मुख्तलिफ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, जिसमें ये देखा गया है कि हामला ख़वातीन में कोरोना बहुत सीवियर होता है। बहुत सारी ख़वातीन वेंटिलेटर पे चली गई, बहुत सारी ख़वातीन आईसीयू में दाखिल हुई। और जब हमने कंपेयर किया हामला ख़वातीन और जो ख़वातीन हामला नहीं थी, इन दोनों में कोरोना, तो जो ख़वातीन हामला थी उनमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कोरोना का मर्ज़ हुआ। इसके अलावा मिसकैरेज, स्टिल बर्थ यानी कि बच्चे का ज़ाया होना भी बहुत देखा गया। यूँ हामला ख़वातीन को कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। अच्छा, ये तो डेफिनेटली एक अच्छी खबर है कि जब सारे ही लगवा रहे हैं वैक्सीन, तो उसमें प्रेग्नेंट वीमेन कैन आल्सो गेट इट डन। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त वैक्सीन की कई ब्रांड्स जो हैं वो मार्केट में दस्तयाब भी हैं, लोग ख़रीद भी सकते हैं, नॉट सो मच इन पाकिस्तान आई गेस, लेकिन वैसे बहुत से ब्रांड्स हैं जो इधर आए हैं और लोगों ने लगवाए हैं। तो जो बाय द वे मुख्तलिफ उम्रों या ज़रूरियात की बिना पर लगाई जा रही हैं, तो स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या हामला ख़वातीन के लिए भी किसी ख़ास ब्रांड को मखसूस कर देना चाहिए आपके ख्याल में? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 4 तरह की वैक्सीन्स प्रोवाइड की हुई हैं हमें। 3 तो चाइना की वैक्सीन है और 1 ऑक्सफर्ड की है। आपको नाम तो पता ही हैं, साइनोफार्म, साइनोवैक, कैनसाइनो और एस्ट्राजेनेका। ये पिछली बहुत सारी पुरानी वैक्सीन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में यूज़ हुई हैं और वो सेफ़ हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या टेटनस वैक्सीन। ये वैक्सीन आपने सुना होगा कि ये बिल्कुल सेफ़ हैं और प्रेगनेंसी में आराम से लगती रहती हैं और मुस्तकिल लग रही हैं। इसी तरीके से ये वायरस के वैक्सीन कोविड के जो वैक्सीन्स हैं, ये सारी की सारी डेड वायरस वैक्सीन्स हैं जो कि कम्प्लीटली सेफ़ हैं प्रेगनेंसी में। यूँ कोई भी ब्रांड लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता कोई भी ब्रांड आपको ऑफ़र कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ज़रूर लगवाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन से मुताल्लिक एक और सवाल भी बार बार ये आ जाता है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क और एहतियात करनी है, तो वैक्सीन का क्या फ़ायदा? वैसे तो फिर भी हम चाहेंगे, हम भी यहाँ बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आपसे हम इस पर राय ले लें। देखने वालों की आगाही के लिए मुख्तसर बता दीजिए कि वैक्सीनेशन कितनी अहम है। कोरोना वैक्सीन से ये देखा गया है, जब ये मुख्तलिफ वैक्सीन के ट्रायल्स हुए थे, तो ये देखा गया है कि हम सीवियर इन्फेक्शन से बच जाएंगे। यानी अगर खुदा न खास्ता आपको कोरोना होता है और आपने वैक्सीन लगाई हुई है, तो आप आईसीयू नहीं जाएंगे, आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे, आपको हल्का फुल्का ज़ुकाम, नज़ला, खांसी होगा और आप घर पे ही ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो यूँ कोरोना से ख़तरनाक बीमारी सीवियर इन्फेक्शन से हम बच जाएंगे। अच्छा, अब ये प्रूफ अभी तक नहीं हुआ है 100% कि कोरोना वैक्सीन से कोरोना फैलने से बचेगा, नहीं बचेगा। ये देखा ज़रूर गया है कि जब किसी को कोरोना हो जाएगा और वो अगर वैक्सीन लगाया हुआ होगा, तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी अच्छी होगी कि वो वायरस को अच्छा खासा अपने जिस्म में मार देगा। और जब वायरस की तादाद बहुत कम हो जाएगी उसके जिस्म में, तो वो दूसरों को नहीं फैलाएगा। अलबत्ता अभी तक इतना 100% प्रूव नहीं हुआ है ये बात कि कोरोना फैलने से कम होगा कि नहीं वैक्सीनेशन के बाद। इसीलिए साइंसदान कह रहे हैं कि अभी आप मास्क और समाजी फासला बरकरार रखें,
मास्क पहने, एहतियात करें, बहुत सारे रश की जगहों पे ना जाएं उस वक्त तक के लिए जब तक कि साइंसदान ये प्रूव ना कर दें कि ये वैक्सीन से कोरोना के फैलाव में भी कमी आ जाएगी। राइट, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अस्मा हमारे साथ मौजूद थी। सो द जिस्ट इज सबको लगवानी चाहिए और हामला ख़वातीन को भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। कहीं मैं पढ़ रहा था कि हामला ख़वातीन को वैक्सीन ना लगवाने से जो ख़तरात पैदा हो सकते हैं ना, वो उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं। अगर आपके जहन में कोई शुबा है कि वैक्सीन लगवाने से आपको कोई साइड इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। एक फुटेज आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि दिस इज समथिंग दैट हैपेंड इन कराची यस्टरडे। ये फेज 6 कराची का ये सीन है। एक शहरी है जो कि सुबह की वॉक के लिए बड़ी दुनिया निकलती है, तो ये जी वॉक के लिए निकले हैं और 2 कुत्ते जो पालतू कुत्ते हैं, जो पेट्स हैं किसी के, उन्होंने इनको अटैक कर दिया। वो कुत्ते जो थे वो अपने कीपर के साथ, जो हैंडलर था उसके साथ फिर रहे थे, लेकिन दे वर नॉट लीश्ड। कोई उनको रस्सी नहीं लगी हुई थी, कोई चेन वगैरह कुछ भी नहीं लगी हुई थी। बाय द वे उन्हें बहुत बड़ा आपका बहुत ही आला सवाल है। और ऑब्वियसली कुत्ते हैं, नॉट दैट कि हर कुत्ता इस तरह नहीं होता, लेकिन कुत्तों की भी नस्लें होती हैं और कुछ काफी खूनी कुत्ते जो होते हैं दे आर हंटिंग डॉग्स भी कहलाए जाते हैं। और ये इस शहरी के पीछे पड़ गए और उसके बाद 2 मिनट तक ये फुटेज आप देख सकते हैं। यू कुड नॉट वॉच के, मुझे नहीं पता उनकी क्या हालत है बाय द वे। जी ये खुद एक एडवोकेट हैं जिनके जो कि सुबह वॉक पे थे, मिर्जा अख्तर अली। और खैर एनीवे जी, इनको फिर इनका जो हैंडलर था ही हैड टू रन। वो कुत्ते उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। वो गया, एक और बंदे को लेके आया है और उन्होंने कुत्ते लेके गए और फिर वो जख्मी हालत में बाय द वे इनको छोड़ के चले गए। कहने का मतलब ये है कि इवन इफ अगर आपके पालतू कुत्ते हैं तो बी रिस्पॉन्सिबल। नहीं, वो जो हैंडलर्स थे वो इस शख्स को जो जिनको लहू लुहान कर दिया सड़क पे छोड़ के चले गए, कुत्ते लेके वो चले गए। तो प्लीज अगर आपके पेट्स हैं उनको आप वॉक वगैरह करवाते हैं तो बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। दुनिया में कहीं भी एक बात क्विकली हमने चले वापस आके कहेंगे कि ये इंस्टाग्राम के लिए नहीं आपने प्रॉप रखे हुए, इनको ट्रेन करना पड़ता है। वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस, अ लॉट ऑफ ट्वीट्स एंड थैंक यू फॉर सेइंग दैट यू से कि हम जो बात करते हैं आपको लगता है कि आपके दिल की आवाज़ है जो हम यहाँ पर अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। But can we just say we also sometimes wish कि काश हमें ये बातें ना करनी होती और काश हर चीज़ अच्छी होती और कोई इख्तिलाफ राय ना होता और इस तरह डिबेट्स ना हो रही होती हूँ। बट खैर everything is not perfect, so we have to do what we have to do. हाँ, लेकिन वो कुत्तों वाली वीडियो देख के मैं डिस्टर्ब हूँ ना, तो उसमें ये था, दोबारा से चला दे, थोड़ा सा जल्दी से दिखा दे। उसमें मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन कहना हमने यही था कि जिनके पालतू कुत्ते हैं जरूर रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फॉर गॉड्स सेक कंट्रोल योर डॉग्स। सबसे पहले तो ट्रेन योर डॉग्स। मतलब कुत्ता ले आए हैं और जी सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगानी है, बड़ा सा कुत्ता है, बड़ा अच्छा है और आप उसको पाल भी सकते हैं, वो लेकिन ट्रेन तो करो। इस तरह कुत्ते जो पालतू कुत्ते होते हैं, जो पेट्स होते हैं, आपके घर के होते हैं, वो इस तरह लोगों को अटैक नहीं करते। और मेरी बात सुने, ये अनट्रेंड स्टाफ होता है, ये अनट्रेंड बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, जो आपके कुक भी होते हैं, ड्राइवर भी होते हैं, आपने उनको कुत्ते भी थमा दिए होते हैं। ये मजाक चल रहा है। कहना है इसको तो इन्होंने लीश भी नहीं किया हुआ था, कोई चेन या रस्सी भी नहीं बांधी हुई थी इन कुत्तों को। अदरवाइज मैंने खुद देखा है, हमने अपनी नजरों से, इतने बड़े बड़े कुत्ते होते हैं कि उनका हैंडलर उनको वॉक करा रहा होता है, कुत्ता हैंडलर को खींच रहा होता है। ऐसा ही होता है, क्योंकि इतनी बड़ी ये चीज है। और उसके बाद और कुत्ता उसी के साथ बाहर निकले ना जिससे वो मानूस है। एक बिल्कुल एक रेजिडेंशियल एरिया में आपने 2 बड़े कुत्ते छोड़े हुए हैं इस तरह, तो ये तो होना ही था। आपको साथ साथ ये भी बता दें कि इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। मगर उसमें कौन फंसेगा? बेचारा हैंडलर जिसका कोई कसूर नहीं है। क्योंकि जो ओनर ऑफ द डॉग्स हैं वो अपनी जमानत करा चुके हैं, मालिक के खिलाफ ऐसे केस हुए, वो अपनी जमानत करवा चुके हैं। जो 2 हैंडलर्स हैं, हमें ये पता चला है, वो जो हैं दे आर बिहाइंड बार्स एट द मोमेंट, और इस पर अभी ये केस होना चाहिए। दिस शुड बी अ लेसन फॉर ऑल डॉग ओनर्स कि जहां हम एनिमल राइट्स के लिए लड़ते हैं और इस तरह कलिंग नहीं होनी चाहिए डॉग्स की, वहां पालतू कुत्तों को ट्रेन करना चाहिए और इस तरह खुला नहीं छोड़ना चाहिए। So that needs to be pointed out there. Okay. मरियम से तो हम मुलाकात करेंगे, लेकिन जनाब बलूचिस्तान में एक लिटरली सियासी बहरान आया हुआ है, उस पर जरा बात कम हो रही है, तो हमने सोचा उस पर जरा तफसील से गुफ्तगू करें, आपको समझाएं कि क्या हो रहा है। और हमारे गेस्ट्स भी हैं टू मेक अस अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी जंग उरूज पर है। मामला शुरू हुआ था बजट पेशी के दौरान अपोजिशन के एहतजाज पर। हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करवाया तो 17 अपोजिशन अरकान एहतजाजन गिरफ्तारियां देने पहुंच गए और हुकूमत के खात्मे तक अपोजिशन रहनुमाओं ने एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी कर दिया है। आपको ये भी बताएं कि मुत्तहिदा अपोजिशन की कॉल पर कोयटा से दीगर सूबों को जाने वाली कौमी शाहराहों को भी ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब इट रियली
आपको पता है कि एक स्नोबॉल इफेक्ट हुआ, चीजें बढ़ती चली दूसरी जानिब बलोचिस्तान हुकूमत ऑपोजिशन रहनुमाओं के एहतजाज को संजीदा लेने को तैयार नहीं है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने अपने ही स्पीकर अब्दुल कुद्दूस पजंजो पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। सियासी लिहाज से सूबा मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है, आवाम के मसाइल नज़रअंदाज हो रहे हैं और ऐवान पर आवाम का एतमाद बुरी तरह मुतासर हो रहा है। सूबे का निज़ाम चलाना है तो हुकूमत ऑपोजिशन को बहरहाल मुफाहमत का रास्ता निकालना होगा। और सर्टनली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बलोचिस्तान में आपको पता है वैसे ही टर्न आउट कम होता है। सो अगर ये सब लोग ये हरकतें करेंगे तो आवाम का क्या एतमाद रह जाएगा या जो असेंबली काम कर रही है इस पर? यही सवाल करेंगे एक्चुअली। और बलोचिस्तान असेंबली में अपोजिशन लीडर कल गिरफ्तारी देने वाले मलिक सिकंदर खान हमारे साथ हैं। सिकंदर साहब, बलोचिस्तान में अपोजिशन का इस वक्त किरदार जो है वो नज़र आ रहा है हंगामा आराई, मुकदमात और इल्ज़ामात वगैरह का। तो ऐसा क्या हो गया कि आप इस हद तक आ गए? एक खबर तो हमने दी है लेकिन अंदर की बात कुछ आप बताएं कि क्या हो रहा है। इब्तिदा में हमने गवर्नमेंट के सामने असेंबली के सेशन के दौरान जो बलूचिस्तान की तरजीहात हैं वो रख दी, जिसमें पीने का पानी, तालीम, सेहत, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक एंड सो ऑन। तो हुकूमत की तरफ से उनकी तकारीर मौजूद हैं। उन्होंने मुकम्मल तौर पे हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया कि वाक़तन जो इश्यूज़ आप बलूचिस्तान के उठा रहे हैं हम उसके इनके साथ मुत्तफ़िक़ हैं और इन्हीं पे हम फोकस करेंगे। हमने इसी पॉलिसी ऑफ पार्लियामेंट में ये था कि करप्शन का ख़ात्मा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक तो सर्विसेज मिलती नहीं है। जब कभी सर्विसेज का मौका आता है तो फिर उसमें करप्शन और नेपोटिज़म का काम होता है। उससे वो ज़ाहिर भी हो गया, साबित भी हो गया। वज़ीर आला ने ख़ुद इकरार भी किया कि वाक़तन नॉन टीचिंग स्टाफ में एजुकेशन की बेकायदगी हुई है। सेहत में भी इसी किस्म की सूरत हाल रही। कोरोना के सिलसिले में हमने बारहा मुतालबा किया कि हमें बताया जाए कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने कितने पैसे मुख्तस किए हैं, फेडरेशन ने कितने दिए हैं, डोनर एजेंसीज़ ने कितनी मदद की है और क्या ख़र्च हुआ है, कहाँ ख़र्च हुआ है, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये हम 3 साल तक इस तरह करते रहे। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि एक बजट तक तो महदूद इस इशू को अब इतना बड़ा बना दिया गया है कि इस हुकूमत का क्या चाह रहे हैं, ख़ात्मा चाह रहे हैं? अगर ऐसी ख़राबी हुकूमत में है तो 3 साल से इसे चलने क्यों दिया है आप लोगों ने? और अब क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको? ये मुद्दत भी पूरी कर पाएगी बलूचिस्तान की असेंबली या बस ये लड़ाई झगड़े फसाद ही होता रहेंगे? देखें, हमारी असेंबली का रिकॉर्ड जो है गवाह है। हमारे 23 मेंबरान में से हर एक ने बारहा इन तमाम इश्यूज़ को उठाया और खुदा के वास्ते दिए कि खुदा के लिए बलूचिस्तान पे रहम करो, बलूचिस्तान के वसाइल को गसब करने के लिए मत छोड़ो और नहीं खुद उसको गसब करो, बल्कि बलूचिस्तान के आवाम पे खर्च करो। कोई सुनवाई नहीं हुई। CPEC का पहला फ़ायदा जो है वो ग्वादर को पहुंचना चाहिए, ग्वादर के बाद फिर बलूचिस्तान को, फिर रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन न कोई एग्रीमेंट इस सिलसिले में हुआ है, न इस सिलसिले में बारहा कमेटी बनाई भी गई है, लेकिन फिर उसका कोई इजलास नहीं हुआ। तो हमारे लिए कौन सा रास्ता रह गया बग़ैर इस एहतजाज 3 साल से हम करते रहे हैं। बलूचिस्तान के चलाने का ये इनके बस की बात नहीं है। लूट मार जितना वो कर सके उन्होंने किया, लेकिन आवाम की फलाह के लिए न महंगाई की तरफ तवज्जो दी गई, न बेरोज़गारी की तरफ तवज्जो दी गई, न एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो दी गई। हमारे यहाँ बिजली का सबसे बड़ा मसला एग्रीकल्चरिस्ट को है। ये ज़मींदार, हम बारहा गए उनके साथ, करारदादें भी असम्बली में पास की। तो केस्को के पास हम गए, केस्को ने कहा जी 55 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हमारा मकरूज़ है। मसले तो बहुत है मलिक सिकंदर साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं, लेकिन सूबे का निज़ाम इस तरह तो चल नहीं सकता कि अपोजिशन एहतजाज करती रहे और कुछ काम होने ना दे। तो दोनों साइड्स जो हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हैं। हुकूमत से मिलकर बातचीत के ज़रिए कोई हल मुमकिन हो सकता है? कुछ कोशिश अगर इस तरफ भी, दोबारा कोशिश इस तरफ भी की जाए?
देखिए, बातचीत का दरवाज़ा जमहूरियत में हमेशा खुला रहता है। हमने 19/5 को जो इस असम्बली का कानून है 1974 के जो कवायद और ज़वाबित हैं, उसके तहत हमने एक बाकायदा तहरीक पेश किया कि जी प्री बजट सेशन इस असम्बली के रूल्स के एक रूल नंबर 115 अलिफ के तहत ये प्रोवाइडेड है कि बजट से पहले प्री बजट सेशन होगा, लेकिन 19/5 से मुसलसल 14/6 तक हम असम्बली के फ्लोर पर भी बाहर भी, लेकिन इस पर कोई न तो हमारे साथ कोई निगोशिएशन हुई, न हमारे साथ मुज़ाकरात हुए और न ही प्री बजट सेशन का इनेकाद किया गया। बलूचिस्तान के हुकूक पे डाका डाल रहा है। बलूचिस्तान में बाप पार्टी के वर्कर्स को अरबों रुपए देकर ये हुकूक गस्ब हो रहे हैं, लेकिन हम जाकर उनके साथ मुज़ाकरात करें, किसी को इतनी सोच नहीं आई। तो फिर उसके बाद तो फिर इस हुकूमत को हुकूमत में रहने का किसी किस्म का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहता। ये अगर हुकूमत चलती रही तो ये बलूचिस्तान की मुस्तकबिल पे इतना बुरा असर डालेगा कि जिससे हमारी नस्लें मुतासिर होंगी। थैंक यू। ऑपोजिशन लीडर बलूचिस्तान असेंबली मलिक सिकंदर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मीनवाइल हमें एक मैसेज आया सोशल मीडिया पे कि आप लोगों ने पहली दफ़ा बलूचिस्तान असेंबली के ऑपोजिशन लीडर का इंटरेक्शन सुना है। एक्चुअली वी अग्री विद यू, क्योंकि हम भी इस बारे में कम बात होती है और इस बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल इतने ज़्यादा हैं और आई वंडर उनका हल कैसे निकलेगा। इसी पे बात कर लेते हैं। सीपेक का सबसे पहले फ़ायदा तो गवादर और बलूचिस्तान, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। बलूचिस्तान हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात बुशरा रिंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ऑपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सेटल करने के लिए ज़ाहिर है उनके वो कहते हैं जी प्री बजट सेशन ही नहीं बुलाया गया। सबसे पहले तो फिर आपसे यही पूछ लेते हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो सारा मामला चल रहा है, बज़ाहिर इसकी वजह यही है कि हुकूमत ने ऑपोजिशन की बात सुनने से इनकार किया और फिर बात हंगामों, मुकदमात और गिरफ्तारियां तक जा पहुंची। तो इसका जिम्मेदार हुकूमत को क्यों ना समझा जाए? क्योंकि ज़्यादा ओनस तो हुकूमत पे ही आयद होता है। बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मैं कहती हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम लोगों को इन बातों की हकीकत पहुँचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अपोजिशन बिल्कुल एतराज़ करे, उनका हक बनता है, मगर असेंबली के अहाते के अंदर, ठीक है ना, ये तरीका नहीं है मुज़ाहरा करने का कि आप रोड पर और इस तरह लॉकडाउन करके पूरा असेंबली को, और जिस तरह का मंज़र आप सब ने टीवी पे देखा होगा कि जो हालात थे, तो बिल्कुल एहतजाज करें तब करें जब आपके सामने बजट पेश किया जाता। आप बजट को, आप PSDP बुक को खोलते, उसमें देखते कि आपके इलाकों को कब नज़रअंदाज किया गया और कहाँ कहाँ नज़रअंदाज किया गया। आप पेश स्वर्ग वावेला मचा रहे हैं, आपने देखा है नहीं और आपको पता है नहीं उसकी। देखिए, यही तो पॉइंट है जो लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये यहाँ पर इन्होंने वक्त से पहले ये सब हंगामा आ रही क्यों की। वो वजह यही थी कि उनकी ज़ाती स्कीमात उसमें शामिल नहीं थी और उनको आवाम से क्या कि उनके आवाम के इलाकों की इलाका शामिल है नहीं है, उन्हें अपनी ज़ाती स्कीमात से मसला था कि वो क्यों नहीं पूछी गई और डाली गई। जबकि पिछले लास्ट जो बजट्स गुजरे हैं 2 साल, उसमें इनको अलग से भी स्कीमात दी गई थी, इनके हलकों को भी कभी नज़रअंदाज नहीं किया गया। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कोर्ट गए, इन्होंने PSDP रुकवाई 4 महीने लास्ट ईयर, इन्होंने मुसलसल हमें पूरी गवर्नमेंट के काम और सिस्टम को रोकने की कोशिश की। तो जब आप इस तरह की ब्लैकमेलिंग अपने ज़ाती मफाद के लिए करेंगे तो आवाम को तो उसमें ज़ाहिरी बात है नुकसान है। अच्छा बुशरा साहिबा, अपोजिशन वाले गिरफ्तारियां देने तक आ गए हैं तो समझ लेना चाहिए कि वो इस हुकूमत को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या हुकूमत अपोजिशन वालों से डायलॉग अभी भी नहीं करेगी और ये मामला यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि इस सारे में नुकसान अल्टीमेटली आवाम का होता है? देखिए, हुकूमत मजबूत है, हुकूमत को किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग से फ़र्क नहीं पड़ेगा। CM साहब ने बाहर यही कहा है कि देखें, आप बैठे ऑन द टेबल बात करें बट नॉट ब्लैकमेलिंग, ठीक है। CM साहब ने असेंबली में एक मैसेज छोड़ा है, अपनी असेंबली की स्पीच में उन्होंने यही कहा है
कि अभी भी वक्त है, जो कुछ गुजर गया उसको भूल जाएं और आके इस ऐवान से माफ़ी मांगे। हमसे नहीं मांगे, इस ऐवान की बेइज्जती हुई है, इस असेंबली की बेइज्जती हुई है, इस फ्लोर की बेइज्जती हुई है। वो जगह है जहाँ आप भी बैठते हैं, हम भी बैठते हैं। ये नहीं है कि ये ज़ाती तौर पे हमारी है। आज हमें, कल कोई और आके यहाँ बैठेगा तो फिर तो इसकी इज्जत इसी तरह ख़त्म हो गई ना। तो आप आकर अपनी इस ऐवान से माफ़ी मांगे, मसला ख़त्म करें, बैठें। आपकी ये जगह है, आप अपने मसाइल और अपने आवाम के लिए बैठ के यहाँ काम करें। अच्छा, तो अब आगे करना क्या है बुशरा रिन साहिबा? अगर हुकूमत और अपोजिशन में अब कोई अग्रीमेंट नहीं हो पाती, हालात बेहतर नहीं होते, तो हुकूमत का क्या प्लान है? ताकत का इस्तेमाल ही करना है? तो क्या इस तरह सूबे का निज़ाम चल भी सकेगा, या फिर ताकत का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना और कोई कॉन्वर्सेशन होगी? क्या करना क्या है? देखिए भाई, ताकत का अगर हमें ज़ोर दिखाना होता तो हम बहुत पहले दिखा देते। हम लोगों ने इनको फ्री हैंड छोड़ा हुआ था 3 दिन से, जबकि इन्होंने पूरे पाकिस्तान का जो है रोड्स ब्लॉक किए हुए थे, इन्होंने हाईवेज़ बंद किए हुए थे, जिसमें फेसबुक पे एक खातून ने मुझसे रब्ता किया और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उसके ट्रिपलेट बच्चे वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई और उसके बच्चों की डेथ हो गई। तो ऐसे वाक़यात इनकी मैं कहती हूँ गलत फ़ैसलों की वजह से आवाम फेस कर रही है और लोग फेस करें। तो हम तो अगर चाहते तो हम पहले दिन से इनके ऊपर वो सख्ती के अपने लगा लेते। जो गवर्नमेंट की पावर है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन हमने असेंबली के अहाते में भी पुलिस वालों ने, आपको कोई एक वीडियो भी अगर मिल जाए जिसमें एक पुलिस वाले ने एक डंडा किया, एक थप्पड़ भी मारा हो किसी को, बल्कि आपको लातादाद वीडियोस मिलेंगी जिसमें ये तशद्दुद कर रहे हैं, ये अपना कहीं बॉटल्स फेंक रहे हैं पानी की, कहीं जूते फेंक रहे हैं और कहीं तो इन्होंने गमले फेंके, जो मुझे भी लगा। तो इस तरह का एटीट्यूड और रवैया आपके सामने है। अगर हम लोगों ने कोई इस तरह का सख्ती का बर्ताव करना होता, हम उस दिन बहुत अच्छा कुछ कर सकते थे। लेकिन आप मुझे खुद बताएं कि एक तरह का इन्होंने असेंबली को यरगमाल बना लिया था। इन्होंने ताले डालकर और बाकायदा असेंबली में औरतें ले आए, मर्द ले आए, कहाँ से लाए, किस तरह लाए, ये समझ से बाहर है। लेकिन इन्होंने वहाँ पर असेंबली को यरगमाल बना लिया था। देखिए, बहुत शुक्रिया बुशरा साहबा, लेकिन ये मनाजिर बड़े ही अफसोसनाक हैं। जमहूरियत के परवान चढ़ाने के लिए ये मनाजिर बड़े अफसोसनाक हैं। दिस इज़ जस्ट सैड। और इसमें नुकसान किसका होता है? आवाम का। आप जिन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, अपोजिशन हुकूमत दोनों को कह रहे हैं कि ये सब कुछ करने के लिए ऐवानों में भेजा है लोगों ने वोट डालकर। इस निज़ाम को चलने दें और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करें और बैठ के बात करें। और ये जो ट्रैफिक ब्लॉक वाला अजियत है ना, ये किसी को नहीं होनी चाहिए, ये किसी को हक नहीं है। हाईवेज ब्लॉक हुए थे इधर तो। ओके जी, बुशरा रिन हमारे साथ बात कर रही थी, लेकिन लेट्स मूव ऑन और अच्छी बातें करते हैं, कोई अचीवमेंट की बातें पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम, आपको बताना यह है कि 23 जून यानी कल वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर रवाना हो रही है। पाकिस्तान विमेन टीम 3 T20 और 5 वनडे मैचेस खेलेगी। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम को रवां साल ICC विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी शिरकत करनी है। सो गुड लक टू द विमेन क्रिकेट टीम। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ये दौरा खवातीन खिलाड़ियों की प्रैक्टिस और सलाहियतें निखारने का बेहतरीन मौका है, और इसीलिए आज हमने इनवाइट भी किया है। पार्ट ऑफ द स्क्वाड ऑलराउंडर है। मुझे पता नहीं क्यों ये विजुअल्स देख रहे हैं, और ये इन विजुअल्स के बारे में हमने इससे पहले कभी नहीं सोचा, और मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल आ रहा है कि खवातीन हैं, प्लेयर्स हैं, अपनी किट पहने हुए खेल रही हैं, कहीं खुदा न खास्ता वज़ीर आज़म साहब को ये ना लगे कि ये टेम्पटेशन का बाइस बन रही हैं, क्योंकि इंसान होगा तो उसको कुछ होगा ही होगा, और उसके ना होने के लिए उसको रोबोट होना लाजमी है। और स्पोर्ट्स तो सारे मर्दों के होते हैं वैसे भी। एनीवे, नो वी डोंट बिलीव दैट एट ऑल। कायनात इम्तियाज़ हमारे साथ हैं, ऑलराउंडर हैं, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। ये भी कल रवाना हो जाएंगी। कायनात, हाउ आर यू? और तैयारियां बताएं जी कि मोरल कैसा है, और ख़ास तौर पे वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान एट द मोमेंट थैंक्स टू PSL, तो नेचुरली आप भी बड़ी बिजी होंगी वो देखने में या अपनी तैयारियों में? व्हाट्स गोइंग ऑन? Sorry, I didn't hear the question. Sorry. जी कायनात, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद दे रहे थे कि कल आप लोगों का टूर स्टार्ट हो रहा है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और खास तौर पे ICC वर्ल्ड कप क्वारंटीन में भी है ना की बिल्डअप के लिए तो एक ऑब्वियसली इस किस्म के मैचेस और प्रैक्टिसेस बिल्कुल रहनी चाहिए। हाउ प्रिपेयर्ड आर यू लेडीज फॉर दिस आपका जो आगे टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है?
वेल सबसे पहले तो काफ़ी टाइम से हमारे कैंप्स वगैरह लगते रहे हैं। जो रमज़ानों में भी हमारा कैंप लगा था और उसके बाद अभी भी हम कैंप के फेस से ही निकल कर अब यहाँ पे रेडी हैं कि हम वेस्ट इंडीज़ में जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। सो जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर रहे हैं हम, स्टेप बाय स्टेप। कैंप्स हो गए, हमारे मैचेस हो गए, हमने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं कैंप्स में भी। सो वी आर रियली होपिंग कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे इस बार भी इंशाल्लाह। अच्छा, यू आर एक्चुअली होपिंग एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप अच्छे ज़बरदस्त रिजल्ट्स दें। तैयारी कैसी है? कौन कौन से शोबे हैं जिन पे ज़्यादा तवज्जो दी है पर्टिकुलरली फॉर दिस टूर और आगे आने वाले बड़े इवेंट्स के लिए? ज़ाहिर है आपको लगता है कि ये वेस्ट इंडीज़ का टूर आपको डूज एंड डोंट्स आइडेंटिफाई करने में मददगार साबित होगा? सॉरी कायनात, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, एक तो हम आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, कायनात को आवाज जो है नहीं, अभी भी नहीं आ रही उन्हें। कायनात, कैन यू हियर अस? आ रही है हमारी? Can't hear you. अच्छा, all right, we'll try to fix it. We'll try to get in touch with you once again, क्योंकि आपको जब आवाज़ ही नहीं पहुंच रही तो हम क्या बात कर सकते हैं। लेकिन it's going to be a very big tournament, आपको बता दें एक दफ़ा फिर, क्योंकि इसमें 3 T20 होंगे और T20 और 5 वनडेज होंगे। कायनात, आई होप यू कैन हियर अस राइट नाउ। बताइएगा, प्रैक्टिस सेशन तो आपको अच्छे रहे, लेकिन ये वेस्ट इंडीज़ का दौरा कितना मददगार साबित हो सकता है टू आइडेंटिफाई योर फ्लॉज एंड योर वीकनेसेस फॉर कमिंग टूर्नामेंट्स? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देगा वेस्ट इंडीज़, बल्कि कोई भी सीरीज़ हो हमें फ़ायदा ही देगी। जिस तरीके से पीसीबी इस वक्त काम कर रहा है टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन प्लेयर्स, दैट्स प्रीटी अमेजिंग। क्योंकि आगे हमारे पास अगला पूरा साल हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रिकेट है अल्हम्दुलिल्लाह। आईसीसी से रिलेटेड हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लैंड ने इंशाल्लाह पाकिस्तान आना है और उसके बाद हमारे क्वालिफाइंग राउंड हैं, फिर वर्ल्ड कप हैं, फिर हमारा एशिया कप है। सो आई मीन ऑफ कोर्स दिस इज़ अ प्रोसेस। तो उसी प्रोसेस से हम गुजरते हुए आगे जा रहे हैं एंड हम जितने मैचेस खेलेंगे ऑटोमेटिकली लड़कियों की पूरे सारे स्क्वाड की परफॉर्मेंस जो है वो सामने भी आएंगी और इनहैंस भी होंगी। बिकॉज ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा हम खेलते जाएंगे आगे उतना अच्छा हमारी प्रोग्रेस आती जाएगी पाकिस्तान के लिए। हम मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस की तरफ जाते जाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, ये यू आर वेरी राइट कि जितनी प्रैक्टिस होगी और जितने मैचेस होंगे उतना ही अच्छा परफॉर्म होगा। विद इन द टीम आप जो बाकी सारी प्लेयर्स हैं, सारों की स्ट्रेंथ्स, एवरीबडी गेट्स अलोंग विद वन अनदर, बिकॉज एक टीम का कोहेरेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को समझना, कैप्टन को समझना, एक दूसरे का अग्रीमेंट में होना। तो अदरवाइज माहौल कैसा है? वी आर वेरी क्यूरियस टू नो, क्योंकि देखिए मेंस क्रिकेट टीम तो पाकिस्तान में हम सालों से, डेकेड से फॉलो कर ही रहे हैं, सो वी नो हाउ इट इज़। टेल अस अबाउट द वुमेन्स क्रिकेट टीम मोर। वेल वेरी गुड क्वेश्चन। ये चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह वुमेन्स टीम जो है वो दे गेट अलोंग रियली वेल in a sense कि we celebrate together, we take all the failures together, we celebrate the victories together. हम blaming उस तरीके से यहाँ पर नहीं होती and we're trying to support each other as a group, as an individual, because जितना हम एक दूसरे के साथ होंगे उतनी ही हम आगे दूसरी टीमों से हमें जब खेल रहे होते हैं सो हमें ज़्यादा फ़ायदा उससे होगा एंड वी डू रियलाइज दैट। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द सपोर्टिंग स्टाफ, जो हमारा स्टाफ होता है वो भी इसी चीज़ की तरफ ही वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो आप कह रही हैं कि वर्क पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, सियासत नहीं है आपकी टीम में? मैंने कहा सियासत नहीं है आप लोगों के दरमियान। अच्छा, ये क्वारंटीन से जी दूसरे की इंप्रूवमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है एंड वी जस्ट वर्किंग फॉर ईच अदर टू मेक पाकिस्तान विन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ टीम। जब टीम की बात करते हैं तो इसीलिए कहते हैं कि ईच मेंबर एंड एवरी मेंबर वर्क्स टुगेदर टू मेक द होल टीम वर्क। हाउ आर यू गाइस डीलिंग विद द क्वारंटीन? ये बताइएगा, मुश्किल है, थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है कभी-कभी इंसान, क्योंकि हमें तो बहुत टफ लगता है बाहर से बैठ के देख के। और ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग। ऑफ कोर्स आपने बाहर खेलना भी है, वहाँ का भी प्रेशर, पाकिस्तान का प्रेशर, एंड उसके बाद जब वापस आते हैं तो क्वारंटीन का प्रेशर, एंड उसके अलावा जो हमारा इनिशियल क्वारंटीन टाइम पीरियड होता है आइसोलेशन का, दैट इज़ ऑल्सो फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज हम प्लेयर्स हैं और हमें ग्राउंड में रहने की आदत है। इस तरह कमरों में बंद रहना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बनिस्बत बाकी लोगों के, तो शायद जो घर में रह पाते हो। सो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग बट दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट। जिस तरीके के हालात है पाकिस्तान
पाकिस्तान में इस वक्त कोविड के मुझे लगता है कि ये जो बायो बबल है ये हमारे लिए ही बनाया जाता है, बेशक और ये आप लोगों की स्ट्रेंथ भी है। बिल्कुल जी, आप लोगों की स्ट्रेंथ भी है कि एज मच एज यू गाइज आर ऑब्वियसली यूज्ड टू बीइंग आउटडोर्स, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, दुनिया ही पूरी बदल गई है। फाइनली कायनात ये जरूर बता दें, पीएसएल फॉलो कर रही हैं आप और ऑन एंड ऑफ करते हैं क्योंकि हमारा भी रूटीन जिस तरीके के होते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी कोई फेवरेट टीम तो होगी। फेवरेट टीम बता दें प्लीज। बहुत ही अहम मौके पे क्या टाइमिंग है भाई कि जब हमने कायनात से पूछा कि फेवरेट टीम बता दे तो वो भी वैसे मैं किसी भी तनाज़े से बचूं। ये जो जी ये तो चले क्वारंटीन ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से 1 साल बाद मिल रहे हैं, लेकिन मेरी अम्मी हैज़ बीन अब्रॉड फॉर 3 months नाउ, 3 महीने हो गए हैं। क्रेविंग शुरू हो गई है आपको? ऐसी वैसी कि मैं यहाँ बैठ के कोई बहाने बना रही होती हूँ कि ऐसे क्रिएट कर रही होती हूँ कि अम्मी को हम ल्योर कर सकें कि वो जल्दी वापस आ जाएं। तो दिस इज़ वेरी नेचुरल टू फील दैट वे। एंड वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, इंटरनेशनल मैगजीन फोर्ब्स की एक और फहरिस्त में पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर मरियम नुसरत का नाम शामिल किया है। और यहाँ मैं आपको इसलिए रोकूंगी कि हमारी खवातीन जो है वो कितनी ऑर्गेनाइज और कितना ज़बरदस्त काम कर रही है। एवरी अदर डे वी ब्रिंग यू अ यंग वुमन हु हैज़ वन अचीवमेंट और द अदर, और ये सिलसिला लिटरली हमें वी आर नॉट इवन लुकिंग फॉर इट। माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट्स हैं हमारी लड़कियों की कि वो हमारे सामने चीज़ें आ क्योंकि हमारे नौजवान जो है ना, हमारे जो ये जो नौजवान जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, हाँ। वो इस मामले में नहीं पड़े हुए कि किसने लड़का कर रहा है कि लड़की कर रही है, क्या पहना हुआ है। दे आर बियॉन्ड इट, सिंस दे आर बियॉन्ड इट, तो वो अपने काम पे तवज्जो दे रहे हैं और उनको किसी के कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए काम मैटर करता है। अच्छा, समझ तो आप लोग गए होंगे अर्लियर दिस यू नो इन द शो वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग, बट एनीवे इस वक्त हमारे साथ फोर्ब्स मैगजीन आपको पता है हर साल 1000 कामयाब तरीन एंटरप्रेन्योर्स की फहरिस्त जारी करता है। महदूद वसाइल के बावजूद कामयाब होने वाले स्टार्टअप्स की इस फहरिस्त में गेमिंग डेवलपमेंट स्टार्टअप की बानी मरियम नुसरत भी जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। अमरीकी रियासत इस वक्त तो हमें वाशिंगटन डीसी से ज्वाइन कर रही हैं। इनका ये सफर कैसा रहा? मरियम इज विद अस, तो मरियम से जानते हैं। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वी आर ऑलरेडी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव अचीव्ड, ऑल्दो यू विल हैव टू एक्सप्लेन टू अस कि एग्जैक्टली आप क्या करती हैं। सो वी नो दैट यू आर अ गेमिंग डेवलपमेंट एक्सपर्ट, स्टार्टअप है आपका, तो टेल अस मोर। Absolutely. Thank you so much for having me on the show, Homa Abdullah. It's an absolute pleasure. So my name is Mariam Nusrat. मैं founder हूँ Grid की, Gaming Revolution for International Development. In very simple words, हम वीडियो गेम्स की जो पावर है, आई मीन आपने हमेशा ये सुना होगा कि बच्चे एक दफ़ा वीडियो गेम्स खेलना शुरू करते हैं तो उनको दूर नहीं, वो छोड़ते नहीं है वीडियो गेम्स को, चिपक जाते हैं वीडियो गेम्स को। सो इमेजिन ऑल दैट पावर इफ वी कैन टेक दैट बियॉन्ड एंटरटेनमेंट एंड एक्चुअली यूज दैट पावर फॉर एजुकेशन, मार्केटिंग और ट्रेनिंग। सो हम ये कह रहे हैं कि वीडियो गेम्स के जरिए क्या तालीम दी जा सकती है, क्या लोगों को फॉर सोशल चेंज, उनका पॉजिटिव बिहेवियर चेंज इंस्पायर किया जा सकता है। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एट ग्रिड एंड वी आर राइट नाउ नॉट ओनली चेंजिंग कि वीडियो गेम्स इस्तेमाल कैसे की जा रही हैं, बट वी आर ऑल्सो चेंजिंग हाउ वी मेक वीडियो गेम्स। सो हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ब्रेशना, and as you know in the Pashto language Breshna means lightning, and that's my mother tongue. So we've launched Breshna, which allows people to make their own video game without any coding or any design skills. So imagine कि आपको कोई coding की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई design skills नहीं आनी चाहिए. All you have to do is go on Breshna and make your own video games for educational purposes, for marketing purposes, for training purposes. So आप Mythbuster games बना सकते हैं, आप Super Mario किस्म की games बना सकते हैं that will be raising awareness. So the whole idea. This idea actually I'm trying to sink that in. I'm letting that sink in. बड़ा मजा आ रहा है मुझे. Let it sink into you. मैं मरियम से बात करती हूँ. मरियम, इससे सबसे ज़्यादा फायदा कौन उठाएगा? मतलब it's a great idea and I am kind of getting what you are saying as well. लेकिन क्या educational institutions होंगे, क्या young लोग जो होंगे वो खुद मिलके ये कर सकते हैं? Who is it going to benefit the most? और जो visual मैंने देखे, it's like an interface जिससे आप चीजें उठाएं and you just fix them together and make a game, right? Absolutely, Abdullah. So it's the Canva for video games. If you think about it, अगर आप 15 साल पहले, if you wanted to make a website, you had to get a developer, and now you go on WordPress and you make your own website. This is the same thing for video games, of drag and drop
सारा आर्ट आपके लिए हुआ हुआ है, सारी कोडिंग आपके लिए हुई हुई है. All you have to do is go and you unleash your creativity. And Huma, आपका जो सवाल है, who is going to be making these video games? The audience is very diverse, but हम शुरू करना चाहते हैं from teachers, students and parents. For the longest time, teaching जो है वो unfortunately पढ़ाई जो है वो थोड़ी सी boring होती है. And I still remember मैं SimCity खेलती थी when I was growing up, and I still remember the excitement I felt playing SimCity, playing Mortal Kombat. Now imagine कि अगर हम वही excitement classrooms में ले आएं to raise awareness, जैसे अभी आप screen पे देख रहे हैं, that's an environmental awareness game. So imagine कि आप बच्चों को math सिखा सकते हैं, आप बच्चों को history सिखा सकते हैं by making these very quick video games. कोई quiz आपने करना है classroom में, तो quiz की जगह आप video game बना लें. And do you need a particular training to use this particular app, or how can you use it on your phone, on your tab, or do you need a laptop or a computer system for that? इसकी कोई training है, and are people actually currently using it as an end consumer की हम बात कर रहे हैं? So super exciting that we're launching with a massive game jam on July 15th, and so this is a huge invite to all your viewers to join us. They can sign up at breshna.gamingfordev.com. They can join us. It's going to be a big competition, free to participate. People can come on, make their own video games. So abhi is waqt it's going to be on a computer, so you will need a computer to come on. But jo video game aap banate hain, uska jo URL generate hoga, wo aap laptops pe bhi khel sakte hain. Abhi is waqt you can also play it on mobiles, but eventually we will be making a mobile version, because the idea, Abdullah, remains that we want to make it as accessible and as easy for people to use as possible. And in terms of tutorials, it has a pretty flat learning curve, but हम होंगे लोगों को सिखाने के लिए. I mean, that's the whole idea, to empower people to use video games. अच्छा मरियम, फाइनली वो सवाल जो शायद आपसे पहले करना चाहिए था, सबसे पहला, ये आपको आइडिया कैसे आया? मतलब कि ये ज़बरदस्त काम है और इतनी अच्छी तरह आपने समझाया है कि हमें समझ भी आ गई है, एंड होपफुली हमें आ गई है, तुम्हारे ऑडियंस को भी आई हमें आ गई तो फिर तो किसी को भी आ गई, किसी को भी आ जाएगी. तो जल्दी से प्लीज़ ये बता दें कि आपको ये आइडिया इन अ वर्ल्ड राइट नाउ व्हिच हैज़ डन एब्सोल्युटली एवरीथिंग, मतलब कुछ भी सोच लो वो किसी ने कर लिया होता है, तो ये किस तरह आपने सोचा? Huma, surprisingly, actually, I've been in the education space for the past 12 years. I've worked across 22 different countries in education. And one of the things that I kept seeing was that education and behavior change, unfortunately, is very boring. It's very top down. And I saw that games, they're not being utilized to their full capacity. So we've been, for the past 6 years, me and my team, which is a Pakistan-based team of developers and designers, we have been creating video games जो कि inspire कर सकती हैं positive behavior change. And honestly, it was simply saying कि मुझे खुद, I loved video games when I was growing up. And I was like, I'm sure लोग बना रहे होंगे, right? And it wasn't happening because the cost of video game development is very high. And what we did was really bring that cost down. So it's $500,000. We've brought it down to $50,000 to $20,000. And with Breshna, it's going to be as low as $7 per month or $17. Really This is a revolution. अच्छा, बिल्कुल. एक सवाल, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? आपकी एजुकेशन कहाँ की है? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपसे लड़के लड़कियाँ जो देख रहे हैं इस वक्त हमें इंस्पायर हों, और आप जैसे लोग, आप जैसे बच्चे बच्चियाँ जिनका गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, NCA वगैरह में भी गेम डेवलपमेंट के मल्टीमीडिया आर्ट्स के मास्टर्स में पढ़ाया जाता है, वो उनके व्हाट इज़ द राइट पाथ दैट दे शुड टेक टू रीच वेयर यू आर? So you know what's beautiful is actually, if you think about it, I have one master's from LUMS in economics and another master's from GW in international development. यहाँ पे कहीं पे भी games कहीं पे भी नहीं है. There's no coding in there. But I think what got me here was passion, purpose, perseverance, and prayers. And the beauty is that everyone who's watching right now, आपके पास ये चारों चीजें हैं. If you have passion, you have purpose. If you are persevering, आप एक ही चीज, pick up one thing and become super good at it. And then if you have prayers of your parents and your family behind you, I mean, the pathway is the same. Just pick up one thing, keep doing it every single day, and you become good at it. Consistency, बिल्कुल आपने ये भी बात बड़ी अच्छी बता दी है. Consistency जो है ना वो हमने देखी है यहाँ पे मरियम के
बिल्कुल मरियम, फाइनली फोर्ब्स नेक्स्ट 1000, मतलब इसमें आपका नाम आना ह्यूज डील एंड फ्रैंकली दैट इज हाउ वी फाउंड आउट अबाउट यू एज वेल। तो उसमें आप खुद ही से उन्होंने आपको कांटेक्ट कर लिया या एक तरीकेकार होता है वेयर यू काइंड ऑफ यू नो इफ यू आर एलिजिबल फॉर इट यू आल्सो अप्लाई फॉर इट, हाउ डज दैट वर्क आउट? Yeah, so I was actually already on the Forbes radar because of their 30 under 30 program. So I was in their circle, but you can apply for it. That's the beauty of it. It is a rigorous round. I mean, there's several rounds. Obviously, they do a lot of quality vetting. But I think what's amazing that comes out of this is that I always believe that हर दरवाजे पे खटखटाना चाहिए and you never know what doors open up. So I just the worst thing that can happen is you get a no, but I mean you better find out. So I just believe in applying to everything, and I'm really I'm very humble, and I'm immensely grateful that this happened because it is a prestige, and I'm glad that I can share it with Zabardast Mariam Nusrat. Thank you Mariam for joining us. और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। अक्सर जब हम I really want to learn this interface and make game of my own. तो वो तो मरियम यही तो कर रही है। So 15 जुलाई onwards we're gonna make it. Game Jam जो उनका कहना है, तो this you can join if you are। मैं एक ऐसा गेम बनाना चाहता हूँ जिसमें निशाना लेना हो, कुछ भी मारने का किसी को, बस ऐसे कोई एक रियल लाइफ कैमरे के थ्रू इंटरफेस हो और आप बस पानी वाले गुब्बारे मारें और फिर असली में तो ना लगे ना, बस उधर ही रखें। मुझे डर था कि कुछ असली में कुछ करने की कोशिशें हैं। वेल ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, और प्लीज राइट इनटू अस। आज हमें बाय द वे ओके लेट अस टेल यू समथिंग, वील स्टे फॉर अ फ्यू मिनट्स मोर। आपको एक बात बता दें, आज हमें आपकी इतनी फीडबैक आई है हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो वी आर गेटिंग योर मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर। राइट नाउ हम ब्रेक में बीच में देख भी रहे हैं। सो कुछ बातें हमने ऐसी की हैं जो लगता है कि वो आपके दिल को छुई हैं, एंड यू हैव योर ओन ओपिनियंस एज वेल, सो थैंक यू। छुई हैं नहीं, इनका कहना कुछ, बहुत से लोगों का ये कहना है भाई वी वांट टू से थिंग्स एंड यू लगता है कि आप हमारी बात कर रहे हैं, हम इधर बैठे। अच्छा जी, जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि लाखों दिलों पर राज करने वाले मारूफ कव्वाल अमजद साबरी साहब को भी हमसे बिछड़े आज हो गए हैं 5 साल, और आलमी शोहरत इन्होंने कव्वाली के शुबे में पाई, अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया, एंड इनकी आवाज़ भी वैसे बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत यूनिक, और ये बड़े यूनिक इंसान भी थे। इनकी तारीफें इनके जाने के बाद जो हमने सुनी है वो भी एक कमाल की बात है। आइए जरा, I wish we could share some more clips from his अच्छा, लेकिन एक और क्लिप बिल्कुल अनरिलेटेड टू दिस लेके जाते जाते आपको दिखाना चाहते हैं कि गवर्नर सिंध जो है वो एक तफरीह के लिए देखें किधर पहुंचे हुए हैं, और ये नंगा पर्वत पहुंच चुके हैं, और भाई जगह बहुत ही अच्छी है और मौसम तो डेफिनेटली अच्छा होगा। ग्लव्स भी पहने, सर्दी है बेसिकली ये कह रहे हैं। उनकी ज़बानी सुन सकते हैं। बेसिकली वो कह रहे हैं कि जनाब हम यूरोप और अमेरिका और दुनिया के और मकामात पे जाके अपने पैसे ज़ाया करते हैं। पैसे तो वैसे यहाँ भी लगते हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी सर्टनली पाकिस्तान सबसे पहले आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। 100% हम आपके साथ एग्रीमेंट में हैं। जबरदस्त, मतलब कि ये ट्रिप्स तो किसी ने अगर अपने ही मुल्क के ऐसे ट्रिप्स नहीं लिए हुए तो प्लीज डू इट। मैंने भी नहीं लिए वैसे। व्हाट? नांगा पर्वत तो नहीं गया। इस बात पे शो खत्म हो जाना चाहिए। ये मैं जरा